મહારાષ્ટ્ર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી 2026માં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મેળવેલા અભૂતપૂર્વ વિજય પાછળ રાજકોટના યુવાન ઇલેક્શન સ્ટ્રેટેજિસ્ટ ડોક્ટર હિરેન ઘેલાણીનું માસ્ટરમાઇન્ડ પ્લાનિંગ નિર્ણાયક સાબિત થયું છે। ખાસ કરીને બીએમસીના 227 વોર્ડમાં 1 કરોડથી વધુ મતદારોને સાંકળવા માટે તેમણે બીજે પેવિંગ્સ જેવું સિંગલ વિન્ડો ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ ઊભું કરી 10,000થી વધુ બૂથ પ્રમુખોને સીધા ગ્રાઉન્ડ લેવલ મોનિટરિંગ સાથે જોડ્યા હતા। લોકસભા અને વિધાનસભાની સફળતા બાદ ડોક્ટર ઘેલાણીએ આધુનિક એઆઈ ટેકનોલોજી, લાઈવ ડેટા એનાલિસિસ અને પ્રિસાઇઝ વોટર ઇનસાઇટ સર્વે દ્વારા પરંપરાગત ચૂંટણી પ્રચારની વ્યાખ્યા બદલી નાખી છે। नमस्कार सर्वे पत्रकार मित्रों, भाइयों, प्रेस मीडिया, डिजिटल मीडिया। महाराष्ट्र की ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, उसको समझने से पहले इसका महत्व समझना अनिवार्य है, क्योंकि 100 साल से ज़्यादा पुरानी बीएमसी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जिसका बजट है 75,000 करोड़ रुपए, जिसके पास एफडी है 80,000 करोड़ रुपए, और वो 30 साल के इतिहास में पहली बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो ये जीत का महत्व सिर्फ जाता है एक ऐसी लीडरशिप को, जिस लीडरशिप ने चुनाव होता है वो महत्वपूर्ण भागों से मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट खुद मुद्दा बन गया। और वो डेवलपमेंट, वो पारदर्शक नेतृत्व जिसका नाम है देवेंद्र फडणवीस जी की लीडरशिप, उन्हीं की लीडरशिप में ये चुनाव लड़ा गया और जीता गया। ऐतिहासिक जीत जो दर्ज हुई है वो इसी कारण से हुई है कि यहाँ पर जेनजी ने भी जो टारगेट लिया है वो डेवलपमेंट के मुद्दे का लिया है। ये डेवलपमेंट मैं आपको गिनवाना भी चाहूँगा, और वो डेवलपमेंट में सबसे पहला है पुरानी मुंबई जो कही जाती थी उसमें ड्रास्टिक चेंज है आज, जहाँ पर आप देख सकते हो कोस्टल रोड का डेवलपमेंट, जहाँ पर आप देख सकते हो सीसीटीवी सर्वेलेंस का डेवलपमेंट। इतने डेवलपमेंट हुए हैं मुंबई में कि जिसका आउटपुट ये नतीजों में आया है। खास करके मुद्दे होते हैं वो पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टीज के बेस पर, मुद्दे के बेस पर इलेक्शन लड़ा जाता है, लेकिन उस मुद्दे को प्रजा तक पहुंचाने की कामगिरी हमारी टीम के जरिए करी गई थी। और वो कामगिरी में हमारा काम था 227 वार्ड के अंदर आने वाले 1,03,54,316 वोटर जो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वोटर है, उन तक ये डेवलपमेंट की कामगिरी को पहुंचाना सबसे बड़ी बात होती है। हम समझते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए ही सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, लेकिन इलेक्शन में स्ट्रेटेजी प्लानिंग होती है, जहां पर हर एक वार्ड के अंदर अलग अलग प्रश्न होते हैं, उस वार्ड के अंदर अलग कैंडिडेट होता है, उस कैंडिडेट को लेकर उस एरिया को डेवलपमेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, डेवलपमेंट में की गई हुई कामगिरी वोटर तक पहुंचाने की प्रोसीजर हमारी टीम ने करी थी, और जिसमें हम 100% सक्सेसफुल हुए। ये रिजल्ट के बेस पर हम कह सकते हैं। बेसिकली आई वुड लाइक टू टेल यू इन दिस कंसर्न कि व्यू रचना में हमने करा था 227 वार्ड के ऊपर 1,03,00,000 वोटर तक पहुंचने की व्यू रचना में सबसे पहले उनके बीच में आने वाली कड़ी 10,000 बूथ प्रमुखों को क्रिएट किया। यानी हमने सबसे पहले संगठन क्रिएट किया। संगठन यानी मैं बूथ प्रमुख नहीं बोल रहा हूँ, मैं बूथ कैप्टन बोल रहा हूँ। हर एक बूथ के ऊपर एक कैप्टन जैसे 10,000 बूथ प्रमुखों को क्रिएट करा गया। उन 10,000 बूथ प्रमुख में एक के नीचे 1,000 वोटर की जिम्मेदारी दी गई। उन 1,000 वोटर को उनको पर्सनली मिलना था, और उस एरिया के, मैं वार्ड का भी नहीं बोल रहा हूँ, उस बूथ के डेवलपमेंट की कामगिरी उन तक पहुंचानी थी, उनको काउंट करवाना था। ये चीज़ स्ट्रेटेजी प्लानिंग का पहला भाग था। तरीके से जो आप अगर एक क्वेश्चन पूछते हो, तो आज वहाँ की 25 वार्ड्स में गुजराती पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में, मुंबई में, और जो बेल्ट 25% में बोल रहा हूँ उसमें भी 80% तक विनिंग रेशियो आया है। सो अभी आप अगर नए मुंबई की स्ट्रक्चराइज संगठन को देखेंगे ना, तो वहाँ का गुजराती डोमिनेंट होल्ड भी ज़्यादा है। प्रॉब्लम आने की चीज़ में वहाँ सब लोग जो हमने एक्सेसिबिलिटी के साथ प्लानिंग करा था, वहाँ का सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा क्लियर था। वहाँ की कोर संगठन सिस्टम भी हमारे साथ थी, क्योंकि कोई भी इलेक्शन जीता जाता है तो वो कार्यकर्ताओं की कार्य से जीता जाता है, और सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी 100% डेडिकेशन के साथ हमको सपोर्ट दिया है। स्ट्रेटेजी प्लानिंग 6 से ज़्यादा राज्यों में हम कर चुके हैं। उसमें ये जर्नी हमने 1.5 साल पहले महाराष्ट्र में शुरू की थी। लोकसभा का काम भी हमने करा था श्री देवेंद्र फडणवीस जी की अध्यक्षता में, चंद्रशेखर बावनकुले जी की अध्यक्षता में, उस समय के वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे पॉलिटिकल एडवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तब से हमने ये काम शुरू किया था। 1.5 साल की मेहनत है ये,
जिसमें हमने हर एक 90,000 बूथ पर अपना एक कैप्टन क्रिएट किया था। पूरे महाराष्ट्र में 9 करोड़ 36 लाख वोटर्स में उस वक्त के, तब हमने 90,000 बूथ पर एक कैप्टन नियुक्त किया था। उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन आया, विधानसभा की इलेक्शन की जीत भी आप सबके सामने है, और अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी हमने यही स्ट्रेटेजी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया। इलेक्शन में भी हमने स्ट्रेटेजी प्लान आउट करा हुआ है, जिसकी वीडियो बाइट्स आप सबको मिल जाएगी। आने वाले वक्त में सबसे पहले आ रहे हैं तमिलनाडु और उसके बाद आ रहे हैं पश्चिम बंगाल, वहां पर हम फोकस कर रहे हैं और वहां की कामगिरी हमको दी गई है, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। उसके बाद गुजरात में इलेक्शन आएंगे, वो 27 में आएंगे। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज 3 चीजों से ये पूरी इलेक्शन स्ट्रेटेजी प्लानिंग करी है, जिसमें हमारा महत्वपूर्ण योगदान था वो डेटा के बाद संगठन के बाद एआई स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्मेशन किया। हमने जिम्मेदारी जिन लोगों को दी, उनके रिपोर्टिंग के जरिए कौन सा बूथ माइनस जा रहा है, कौन सा बूथ प्लस जा रहा है, सर्वे सिस्टम के जरिए हमारे पास जो रिकॉर्ड्स आए, उसमें एआई टेक्नोलॉजी का इस बेस पर यूज किया कि जिस वार्ड में हम लो काउंटिंग करवा रहे, वो हमको ब्लिंक करके सामने हमारे पास आ जाता था कि इस बूथ में आज के दिन में हमको प्रचार में कमी आ रही है, तो हमको इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। ताकि टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है, डेटा के साथ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ संगठन की पूरी शक्ति ग्राउंड पर उतरी। इसी वजह से हम जीत तक पहुंचने में सक्षम हुए। साथ स्ट्रेटेजी का अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, तो स्ट्रेटेजी का पहला महत्वपूर्ण एक वार्ड का एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा मैं। एक वार्ड है जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 50,000 वोटर आते हैं। उन 50,000 वोटर को किस प्रकार से हम रीच कर पाए, उसको स्ट्रेटेजी का एक इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग बोलते हैं। तो उस 50,000 वोटर को पहुंचने के लिए ईज कंसेप्ट में हमने हजार वोटर को एक कैप्टन बनाया। ये पहली स्ट्रेटेजी बनाई, यानी वोटर रीच स्ट्रेटेजी बनाई। एक बंदे को 1000 वोटर देकर एक एग्जीक्यूट संगठन प्लानिंग बनाया। अब उस 1000 वोटर को मिल रहा है, हमने टेक्नोलॉजी का क्या यूज किया, जो बंदा जिस वोटर को जितने बजे मिल रहा है, वो हमको टेक्नोलॉजी के जरिए रिपोर्टिंग मिल रहा था। फॉर एग्जांपल, आप लोग मुझे आज यहाँ मिल रहे हो, तो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग यहाँ थे, वो रिकॉर्डिंग लाइव लोकेशन के साथ हमारे पास था। यानी कौन सा बंदा कौन से वोटर को किस बजे मिला, कितने वक्त तक मिला, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास था। वो वोटर उस बंदे को मिलते वक्त पॉजिटिव था या नेगेटिव था, वो सर्वे लिया। यानी हमने स्ट्रेटेजी में पहले असाइन किया काम, उन्होंने उनका रिकॉर्डिंग किया, उस रिकॉर्डिंग के बेस पर हमारे पास डेटा आया, उस डेटा पर हमने फर्निश किया। छोटा सा एग्जांपल, हमको ऐसे क्वेश्चन आए कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है। ये नागपुर का क्वेश्चन था, जब हमने एग्जीक्यूट किया था तब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है। तो हमने इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट के जरिए एक पॉडकास्ट एक्सेसिबिलिटी करी कि यहाँ पर ऑलरेडी इंडस्ट्रीज आ चुकी है, आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट वो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रीज आई है, और इंडस्ट्रीज को दिखाया। यानी जो लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, डेवलपमेंट हो चुका है लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो भी पहुंचाने का प्लानिंग किया। ऐसी कई प्रकार की स्ट्रेटेजी होती है जो वोटर को रीच करवानी होती है। डेवलपमेंट मैंने पहले ही बोला, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पर्सन करते हैं, मुद्दों को काउंटिंग करवाते हैं, उन मुद्दों को प्रजा तक पहुंचाने का प्लान, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजी। होता है जैसे कि पूरा हर एक कैंडिडेट के पास अपना खुद का संगठन होता है, उस संगठन के साथ टेक्नोलॉजी के बंदे हम उनके साथ कनेक्ट करवाते हैं, और उन्हीं के जरिए, क्योंकि जो वोटर 100% वोटर होते हैं ना, उन्हीं को संगठन वाला बंदा ही पर्सनली पहचानता है। तो जब इम्पैक्ट जाता है तो वो उसको मिलने जाता है, तभी इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि ग्राउंड पे कोई भी आपके पास टेक्नोलॉजी हो, कोई भी सिस्टम हो, जब तक आप फेस टू फेस वोटर को नहीं मिलते, तब तक वो 100% कन्विंस नहीं होते। तो उन्हें मिलने के लिए उनके एरिया का बंदा ही हम लेके जाते हैं, वो जो पार्टी और संगठन का ही बंदा होता है, उनके साथ ये टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट समझा के, उनको ट्रेनिंग करके उनको मिलवाने का काम है। मेरे फादर एक गाँव में, तहसील में सरपंच थे गांव के, हाँ, शिवराजगढ़, गोंडल तालुका। वहां पर मैं उनके साथ रहता था। फिर मेरे फादर के फ्रेंड थे जो एमएलए थे। जब छोटा था तब मैं ये सब चीज़ें देखता था। उसमें मैंने देखा था बूथ संगठन रचनाएं देखी थी। उस बूथ संगठन रचना के बाद मैं टेक्नोलॉजी, मेरे पास 4 IT डिग्रीज है, उसमें मैंने समझा कि IT और मैनेजमेंट को दोनों को जोड़ के ऐसा क्या मॉड्यूल हम दे सके, जैसे इलेक्शन के वक्त वोटर तक पहुंचना इजी हो, वोटर को कन्विंस करना इजी हो, और डेवलपमेंट किए हुए मुद्दे वोटर तक पहुंचाना इजी हो। तो ये सब चीज़ें माइंड में आती गई, और 2014 में सबसे पहले विजय भाई रूपानी के लिए हमने ये संगठनात्मक सिस्टम राजकोट से ही शुरू करी थी। 2017 में उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा किया। आने वाले इसमें गोवा इलेक्शन में, 2021 के गोवा इलेक्शन में देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे पूरे स्टेट का काम दिया। उस पूरे स्टेट में हमने रिजल्ट ओरिएंटेड काम निकाल के दिया, जो आप सबके सामने है, 2021 का गोवा का इलेक्शन। और उसके बाद देवेंद्र जी ने मुझे पूरे महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, विधानसभा एवं लोकसभा इलेक्शन की जिम्मेदारी दी थी।
आप समझ सकते हो लोकसभा इलेक्शन वक्त, विधानसभा इलेक्शन 2024 2024 में, और ये अभी आप देख रहे हो 2025 एंड में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन। महाराष्ट्र में हमने करा है ये पूरे 1.5 साल के अंदर। लोकली जो मुद्दे थे वो लोकली मुद्दे उन तक पहुंचाए, जो फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट का मुद्दा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर योजनाओं के लाभार्थी जितने होते हैं हर एक योजनाओं के लाभार्थियों को पहुंचाया कि आपके खाते में जो गवर्नमेंट कमिटमेंट करती है वो ऑलरेडी आपके खाते के अंदर जमा है। लाडली बहना लाभार्थी 2,63,00,000 लाडली बहना लाभार्थी महाराष्ट्र के अंदर है, उन तक ये मैसेज पहुंचाया कि भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने आपके अकाउंट के अंदर अब तक 3 महीने, जब विधानसभा का इलेक्शन था तब 3 महीने तक के उनके खाते में पैसे पहुंच गए थे, तो वो मैसेज ही हमने उन तक पहुंचाया। दैट इज द मुद्दा कि आपको जो कमिटमेंट किया जाता है वो कमिटमेंट प्रूव करने वाली ये सरकार है। और इस प्रकार के कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो एरिया वाइज होते हैं और उसी एरिया वाइज उन तक पहुंचाना है। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर किसी गवर्नमेंट ने यंग जनरेशन के लिए कुछ काम किया है, वो 18 साल से 25 साल के लोगों के लिए कुछ काम किया है, वो मुद्दा मुझे कोई या ओल्ड जनरेशन तक पहुंचाने का मतलब नहीं है। तो टारगेट ऑडियंस पर टारगेट मुद्दे को पहुंचाना वो हमारा पहला महत्वपूर्ण काम था। डेवलपमेंट हुआ उसी हिसाब से, जनरल डेवलपमेंट में गया, पर्टिकुलर डेवलपमेंट, पर्टिकुलर एरिया वाइज डेवलपमेंट में हुआ। अभी भी चार्ज नहीं करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, मैं वही बताता हूँ, फीस में कोई चार्ज नहीं करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ देवेंद्र फडणवीस जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। फीस होती है ये सर्वर बेस्ड एक्सेसिबिलिटी की, टेक्नोलॉजी की, जो एजेंसी होती है उन एजेंसियों को ये पेमेंट जाता है। फॉर एग्जांपल कोई आईटी कंपनी वाला है तो आईटी कंपनी वाले की प्रोडक्ट को चार्ज जाता है, डेटा वाला है तो डेटा वाले को चार्ज जाता है, सर्वर वाला होता है तो सर्वर वाले को चार्ज जाता है, जो एजेंसी सर्वे वाली एजेंसी होती है ग्राउंड पर जाती है सर्वे लेने, उन बंदों को चार्ज जाता है। ये सब चार्ज मिला के ये सिस्टम पूरी चलती है और वो सब हर एक एजेंसी की अलग अलग स्ट्रेटजी प्लानर है। मुझे जिम्मेदारी दी है महाराष्ट्र के हर एक यूथ को। मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा, आने वाले वक्त में हम महाराष्ट्र में हर एक वोटर को कैंडिडेट के साथ जोड़ने के लिए आफ्टर इलेक्शन प्रोसेस भी कर रहे हैं, यानी जीतने के बाद भी विधायक हर एक वोटर तक पहुँच रहे हैं, वो भी प्रोसेस आने वाले 4 साल तक करेंगे। और इससे अलावा हम हर एक किसानों को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र में हम हर एक किसानों को इस डेवलपमेंट के साथ जोड़ने के लिए भारतीय किसान करके प्रोडक्ट लेके आया, जो ऑलरेडी गोंडल में हमने लॉन्च कर चुके हैं। वो हर एक किसान को एपीएमसी के साथ जोड़ के रखे, इसलिए हम वो कर रहे हैं। यानी यूथ, फार्मर एवं वोटर को हर एक विधायक के साथ जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कोर प्लानिंग किया था 2014 में, 2017 में सबसे बड़ा काम किया और 2021 में राजकोट में एक सीट के अंदर ही किया, 69 विजय भाई रूपानी की। फिर 2017 में किया, फिर हमने काम किया 2021 में, महत्वपूर्ण काम किया हमने। पूरा गुजरात नहीं था, 30-80 सीट थी, 30-35 सीट्स थी, लेकिन सबसे ज्यादा हमने जो मेन काम किया वो देवेंद्र फडणवीस जी के साथ 2021 में गोवा में काम किया। जो संगठनात्मक काम था, बूथ प्रमुखों के साथ काम था, सेंट्रलाइज काम था, वो गोवा इलेक्शन में प्रमोद सावंत जी के लिए किया और देवेंद्र फडणवीस जी के लिए। देवेंद्र फडणवीस तब वहां पर प्रभारी थे और प्रमोद सावंत वहां पर सीएम कैंडिडेट थे।